वहीं दूसरी तरफ धनंजय गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके पास चॉकलेट की एक बकेट थी जिसमें हर टाइप की चॉकलेट थी। धनंजय के पास चॉकलेट तो बहुत सारी थी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। ऊपर से धनंजय को छींक भी आ रही थी। आज देव भी धनंजय के पास नहीं था, इसलिए भी धनंजय बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। उसे ये सब करना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन देव उसे मैसेज पर मैसेज किए जा रहा था, जिसकी वजह से धनंजय ने चॉकलेट का डब्बा उठाया और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही धनंजय की आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा रेस्टोरेंट फैला हुआ था, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। वहां एक भी कस्टमर नहीं था, बल्कि जितने भी वेटर थे सबको चोट लगी हुई थी और सब अपना सिर पकड़े बैठे हुए थे। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही धनंजय की आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा रेस्टोरेंट फैला हुआ था, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। वहां एक भी कस्टमर नहीं था, बल्कि जितने भी वेटर थे सबको चोट लगी हुई थी और सब अपना सिर पकड़े बैठे हुए थे। उस नज़ारे को देखकर धनंजय को घबराहट होने लगी और वह भागता हुआ धरा के केबिन में गया। धरा के केबिन की भी हालत बहुत बुरी थी, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। धरा की टेबल जो कि कांच की बनी हुई थी, वह पूरी तरह से टूटी हुई थी। धरा की चेयर एक कोने में पड़ी हुई थी और वही धरा का दुपट्टा भी जमीन पर पड़ा हुआ था। वहां थोड़ा सा खून भी गिरा हुआ था, जिसे देखकर धनंजय के दिल की धड़कनें भागने लगी। इस वक्त धनंजय सुन पड़ गया था। उसे नहीं पता था धरा कहाँ है, लेकिन इतना समझ गया था कि धरा किसी मुसीबत में है। धनंजय वापस से बाहर आया और उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बाजू से पकड़कर उठाया और बोला, अंडस्को, धरा कहाँ है? मैनेजर के हाथ से भी खून निकल रहा था, लेकिन उसने फिर भी धनंजय की बातों का जवाब देते हुए कहा, अंडस्को सर, वह कुछ लोग आए थे और धरा मैम को किडनैप करके ले गए। फ्लैशबैक। 1 घंटे पहले रेस्टोरेंट में हमेशा की तरह सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे और तभी कुछ मास्क मैन हाथों में गन लिए उस रेस्टोरेंट में इंटर हुए। उन आदमियों में से एक आदमी ने एक फायर हवा में करते हुए कहा, अंडस्को, जिसे अपनी जान प्यारी है, यहाँ से चला जाए। ये सुनते ही वहां भगदड़ मच गई और जितने भी आदमी वहां बैठकर खाना खा रहे थे, वह सारे लोग वहां से भाग गए, लेकिन वेटर वह वहीं खड़े रहे। वही मैनेजर ने डरते हुए कहा, अंडस्को, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस पर उनमें से एक आदमी ने एक चेयर उठाए और मैनेजर की तरफ फेंक दी। वह चेयर सीधा मैनेजर के हाथ पर जाकर लगी। उस आदमी ने मैनेजर को उंगली दिखाकर कहा, अंडस्को, एक और शब्द बोला तो इस बार चेयर उठाकर नहीं मारूंगा, सीने में गोली उतार दूंगा, समझा? मैनेजर कुछ नहीं बोला, चुपचाप एक जगह खड़ा रहा। उन आदमियों ने वेटर को देखा और उन्हें भी वार्निंग दी। वही इन सब से अनजान धरा तो अपनी केबिन में बैठकर काम कर रही थी। वह आदमी गन लेकर धरा के केबिन की ओर जाने लगे। तभी 3-4 वेटर जो कि धनंजय के वफादार थे, उन्होंने उन आदमियों को रोकने की कोशिश की और उन आदमियों ने वेटर को पकड़कर बहुत मारा और फिर धरा के केबिन में चले गए। धरा ने उन मास्क मैन आदमियों को देखा तो अंदर ही अंदर डर गई। धरा का चेहरा पीला पड़ गया। धरा ने हिम्मत करते हुए पूछा, अंडस्को, कौन हो तुम? उनमें से एक आदमी ने कहा, अंडस्को, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धरा कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। धरा का डर धरा के चेहरे पर आने लगा। धरा ने भागने की कोशिश की तो उनमें से एक मास्कमैन ने धरा की बाजू पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। धरा डरते हुए खड़ी हुई, तो उस मास्कमैन ने धरा को देखकर अपने आदमियों से कहा, अंडस्को, इसके ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दो। आखिर धनंजय को भी पता चलना चाहिए कि उसने हमसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। उन लोगों ने उसके केबिन में तोड़फोड़ मचा दी, सारा केबिन तहस नहस हो गया। उन आदमियों ने जब बंदूक से टेबल को तोड़ा तो उसके कांच के टुकड़े जाकर धरा की बाजू पर लग गए, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। अपनी भड़ास निकालकर वे आदमी धरा की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले गए और फिर उसे वैन में बिठाकर चले गए। फ्लैशबैक एंड। ये सब सुनकर धनंजय की बोएं तन गई, लेकिन धनंजय यह नहीं समझ पा रहा था कि ये किडनैपिंग किसने की है। धनंजय ने फोन निकाला और टाइगर को कॉल करते हुए कहा, अंडस्को, धरा को किसी ने किडनैप कर लिया है। अपने सारे आदमी लगा दो, धरा को खरोच भी आई तो मैं सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। टाइगर जो कि अभी अभी शिवम को लेकर दीवान महल आया था, वह धनंजय का ऑर्डर लेकर वहां से चला गया।
वही शिवम ने अपने कमरे का रुख किया। दीवान महल में इस वक्त कोई नहीं था। यामिनी थी जो अपने कमरे में थी। राजेश्वर जी और आराधना जी दोनों ही राजेश्वर जी के कमरे में थे। दोनों ही बातें कर रहे थे, या कह सकते हैं कि आराधना जी राजेश्वर जी को ताने मार रही थी। इसलिए शिवम को घर में आते हुए किसी ने नहीं देखा। शिवम अपने कमरे में जाकर सो गया। वही दूसरी तरफ टाइगर ने अपने सारे आदमी धरा को ढूंढने के लिए लगा दिए थे, लेकिन धरा का कुछ भी पता नहीं था। धनंजय और टाइगर दोनों ही रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए चक्कर लगा रहे थे। दोनों ही कॉल पर कॉल कर रहे थे। धनंजय का गुस्सा धनंजय के चेहरे पर देखा जा सकता था। टाइगर ने धनंजय को समझाते हुए कहा, अंडरस्को रिलैक्स सर, धरा मैम को कुछ नहीं होगा। टाइगर की बात सुनकर धनंजय ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को अगर कुछ हो गया ना टाइगर, तो वह आदमी मुझसे जिंदा नहीं बचेगा जिसने मेरी धरा को छूने की कोशिश की है। जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा साले को। भूल रहा है वह धनंजय दीवान नाम है मेरा, और धनंजय दीवान का मतलब है मौत का दूसरा नाम। टाइगर भी धनंजय के गुस्से से डर गया और फिर उसने धनंजय को रिलैक्स करते हुए कहा, अंडरस्को सर कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। दोनों फिर से टेंशन में इधर उधर चक्कर लगाने लगे। वही यज्ञ भी अपने ऑफिस में खड़ा था। वह भी टेंशन में चक्कर लगा रहा था। वह बार बार एक आदमी को कॉल कर रहा था और फाइनली उस आदमी ने कॉल रिसीव कर लिया। यज्ञ ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को कब से कॉल कर रहा हूँ। कहाँ थे तुम? मर गए थे। अगर मरना ही था तो मर जाओ, मेरे लिए काम मत करो। लेकिन अगर आज के बाद तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो तुम्हें गोली मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। यज्ञ इस वक्त बहुत गुस्से में था। ऐसा लग रहा था जैसे यज्ञ गुस्से में फट जाएगा। उसने शिवम की हालत कई बार देखी थी, लेकिन आज शिवम की हालत देखकर यज्ञ का गुस्सा दोगुना हो गया। यज्ञ ने उस आदमी कंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडरस्को मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या पता चला उस लड़की के बारे में? उस आदमी ने कहा, अंडरस्को सर मैंने उस लड़की की फोटो आपके फोन में भेज दी है, आप चेक कर लीजिए। यज्ञ ने फोन कट कर दिया। यज्ञ ने अपना फोन चेक किया तो उसमें 3-4 फोटो थी और वह फोटो देखकर यज्ञ के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। यज्ञ की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि यामिनी की थी, जिसे देखकर यज्ञ सुन्न हो गया। यज्ञ इतना हैरान था कि वह झटके से ही अपनी चेयर पर बैठ गया। यज्ञ बार बार उन फोटो को देख रहा था। यज्ञ को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम की गर्लफ्रेंड यामिनी हो सकती है। यज्ञ ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को यामिनी शिवम की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? यामिनी तो मेरे साथ इंटीमेट हो चुकी है। वह तो मेरे बच्चे की माँ है, तो वह शिवम की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? नहीं, शायद कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं हो सकता। यामिनी ने अपनी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए डेडिकेट कर दी। यामिनी शिवम की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, मुझे पता लगाना होगा। ये सब सुनकर यज्ञ ने कांपते हाथों से उस आदमी को कॉल करके कहा, अंडरस्को तुम्हें पक्का यकीन है यही शिवम की गर्लफ्रेंड है? वह आदमी बोला, अंडरस्को जी सर पक्का यकीन है, यकीन नहीं आता तो मैं आपको प्रूफ भी भेज सकता हूँ। यज्ञ ने कहा, अंडरस्को जल्दी भेजो, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस आदमी ने कहा, अंडरस्को नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ, शिवम की गर्लफ्रेंड यामिनी ही है। यज्ञ ने फोन कट कर दिया और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। यज्ञ समझ गया कि उसके फोन पर उस आदमी ने शिवम और यामिनी के रिश्ते के प्रूफ भेजे हैं। यज्ञ ने कैप्टे हाथों से उस फोन को देखा तो उसकी आंखें फिर से हैरान हो गई। शिवम और यामिनी की उसमें बहुत सारी फोटोज थी। यज्ञ ने फोन कट कर दिया और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। यज्ञ समझ गया कि उसके फोन पर उस आदमी ने शिवम और यामिनी के रिश्ते के प्रूफ भेजे हैं। यज्ञ ने कैप्टे हाथों से उस फोन को देखा तो उसकी आंखें फिर से हैरान हो गई। शिवम और यामिनी की उसमें बहुत सारी फोटोज थी, जिसे देखकर यज्ञ की सांस डर से भागने लगी। यज्ञ ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। ऐसा लग रहा था घबराहट के मारे उसका दिल बाहर आ जाएगा। यज्ञ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह यामिनी की फोटो शिवम के साथ देख रहा है। उस आदमी ने अनगिनत फोटो भेज दी थी, जिसे देखकर यज्ञ की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यामिनी जैसी लड़की घटिया भी हो सकती है। उसने पहले शिवम को छोड़ दिया, फिर यज्ञ के साथ वन नाइट स्टैंड किया और फिर उसके बेटे को लेकर अपनी जिंदगी बिता रही है।
यज्ञ अंदर से कितना टूट गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यज्ञ ने यामिनी के लिए अपने दिल में कड़वाहट भर ली। यज्ञ को लगने लगा था कि यामिनी एक बहुत स्वार्थी लड़की है जिसने पहले शिवम को अपने इशारों पर नचाया और फिर उससे ब्रेकअप करके चली गई और फिर उसने उसके साथ जानबूझकर फिजिकल रिलेशन बनाए, क्योंकि यज्ञ तो नशे में था लेकिन यामिनी पूरे होश में थी। यज्ञ अंदर से कितना टूट गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यज्ञ ने यामिनी के लिए अपने दिल में कड़वाहट भर ली। यज्ञ को लगने लगा था कि यामिनी एक बहुत स्वार्थी लड़की है जिसने पहले शिवम को अपने इशारों पर नचाया और फिर उससे ब्रेकअप करके चली गई और फिर उसने उसके साथ जानबूझकर फिजिकल रिलेशन बनाए, क्योंकि यज्ञ तो नशे में था लेकिन यामिनी पूरे होश में थी। यज्ञ ने मन ही मन यामिनी को कोसते हुए कहा, अंडरस्कोर यामिनी, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अपना लूंगा। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ जीऊंगा। अपने बेटे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मैंने नहीं देखी। अब समझ आया कि तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं कराया। तुम्हें पता था कि यह बच्चा मेरा है और तुम मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आई थी, इसीलिए तुमने अबॉर्शन नहीं कराया। लेकिन यामिनी, तुम गलत हो। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगा। तुम मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं रहोगी। अब तक तो मैं तुम्हारे साथ मजाक मस्ती करता आया हूँ, लेकिन आज के बाद तुम मेरा असली रूप देखोगी। बहुत शौक है ना शिवम को बिना वजह छोड़कर जाने का। अब तुम्हारा ये शौक मैं पूरा करूंगा। यज्ञ ये सारी बातें गुस्से में खुद से बोल तो रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि यामिनी और शिवम का कुछ चल रहा है। लेकिन वह फोटो बयां कर रही थी कि यामिनी और शिवम काफी क्लोज थे। वह फोटो कॉलेज की थी, जिसमें यामिनी और शिवम एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कुछ क्लब की थी, जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। कुछ पार्टी की थी जिसमें दोनों गले मिलकर एक दूसरे को विश कर रहे थे। यज्ञ ने वह सारी फोटो देखी और उसने गुस्से में फोन दीवार में देकर मारा। यज्ञ अपने चेयर पर लीन हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यज्ञ को पुरानी बातें याद आने लगी, जब वह यामिनी से लड़ता था, जब वह यामिनी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, जब वह नशे में यामिनी के पास जाकर सो गया था। यज्ञ को एक एक करके यामिनी के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। हालांकि दोनों ने कभी कोई रोमांटिक पल नहीं जिया था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच कुछ तो था जिसे यज्ञ याद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यज्ञ ने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। यज्ञ अपनी चेयर से खड़ा हुआ और केबिन में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। यज्ञ ने फिर केबिन में रखा हुआ एक छोटा सा फ्रिज खोला, उसमें से बियर की बोतल निकाली और उसे अपने होठों पर लगा ली। यज्ञ ने एक बार में ही पूरी बोतल खत्म कर दी और फिर उस बोतल को दीवार में फेंक कर मार दिया। यज्ञ का दिल नहीं भरा। यज्ञ ने एक और बोतल निकाली और उसे भी पीने लगा। धीरे धीरे यज्ञ ने 4 बियर की बोतल पी ली, लेकिन यज्ञ का दर्द कम नहीं हो रहा था और ना ही उसका गुस्सा कंट्रोल हो रहा था। पूरे कमरे में कांच के टुकड़े फैले हुए थे, लेकिन यज्ञ उसकी आंखों में अब भी गुस्से की ज्वाला दहक रही थी। यज्ञ को अब धीरे धीरे नशा होने लगा और यज्ञ अपनी चेयर पर बैठ गया। यज्ञ अपनी चेयर पर बैठा बैठा सो गया। उसे कुछ भी होश नहीं था, लेकिन उसका दिमाग सोया नहीं था। उसके दिमाग में अब भी शिवम और यामिनी की फोटो घूम रही थी। यज्ञ के सिर में दर्द हो गया था। धीरे धीरे यज्ञ गहरी नींद में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अनिका फार्म हाउस के गार्डन में खड़ी हुई रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंगद उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। रात होने की वजह से अनिका को फार्म हाउस में डर भी लग रहा था। वही वॉचमैन से अनिका की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वह अनिका के पास आकर बोला, अंडस्को, मुझे सर ने मना किया था बताने के लिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। यही पास में एक बार है सर, वही गए हैं। ज्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर ही दूर है। आप परेशान मत हो, ये वह आ जाएंगे। अंगद बार में है। ये सुनकर अनिका को थोड़ी सी राहत तो मिली, लेकिन फिर भी उसका दिल घबराने लगा। अनिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडस्को, ज्यादा दूर नहीं है तो मैं भी चली जाती हूँ। वॉचमैन ने अनिका को रोकते हुए कहा, अंडस्को, नहीं नहीं, मैं आप मत जाए। वह जगह अच्छी नहीं है। वहाँ ज्यादातर खाने पीने वाले ही आदमी आते हैं। आपका वहाँ जाना ठीक नहीं। आप रहने दीजिए, थोड़ी देर में सर वापस आ जाएंगे। अनिका का दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। अनिका ने कहा, अंडस्को, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए।
वॉचमैन से अब रहा नहीं गया, तो उसने कहा, अंडरस्कोप, ठीक है, मैं आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर जाता हूँ। ये रोड अच्छा नहीं है, यहाँ शराबी घूमते रहते हैं। अगर आपके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और वॉचमैन ने फार्म हाउस का मेन गेट बंद कर दिया। अनिका और वॉचमैन दोनों ने ही पैदल ही उस बार का रास्ता तय किया। करीब 20 मिनट चलने के बाद वह बार आ गया। वॉचमैन और अनिका ने बार के बाहर देखा तो वहां कुछ शराबी खड़े हुए थे, जो बिल्कुल भी होश में नहीं थे, और उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी, जिन्होंने चीप कपड़े पहने हुए थे। वॉचमैन ने कहा, अंडस्को, मैंने आपसे कहा था ये जगह अच्छी नहीं है। अब वापस से फार्म हाउस चलिए, जाकर आराम कर लीजिए, सर सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन अनिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, मुझे अभी मिस्टर दीवान से मिलना है, बहुत कुछ पूछना है उनसे। वह ऐसे कैसे मुझे छोड़कर यहाँ आ सकते हैं? वॉचमैन ने अनिका को बहुत समझाया, लेकिन अनिका तो जिद पकड़े बैठी थी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। अरमान सिर्फ अंगद के नहीं थे, अनिका के भी थे। बस फर्क इतना था, अंगद मुंह से कह देता और अनिका के अरमान शर्म के पीछे छुप जाते थे। अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार के अंदर जाने लगी और तभी एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। उस आदमी ने अनिका को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके कहा, अंडस्को, तुम जैसी लड़की का इस बार में क्या काम? अनिका कुछ नहीं बोली, लेकिन उस आदमी को देखकर डर गई। अनिका ने अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को कवर कर लिया। अनिका के आंसू उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। उस आदमी ने फिर से अनिका को चिढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, कुछ पूछा मैंने आपसे? तुम जैसी लड़की का इस बार में क्या काम? चलो तुम्हें जन्नत दिखा देता हूँ। इतना कहकर वह आदमी अनिका का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, तो अनिका ने अपने दोनों हाथों से उस आदमी को धक्का दे दिया और बार के अंदर चली गई। वही वॉचमैन ये सब देख रहा था। उसे अब बाहर खड़े रहना ठीक नहीं लगा और वह भी पीछे पीछे बार के अंदर चला गया। जिस आदमी ने अनिका को छेड़ा था उसने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, मैं तो तुम्हें सच में जन्नत दिखाने वाला था, लेकिन तुम्हें ही नर्क देखना है। जाओ देखो अंदर नर्क। वह आदमी फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वही अनिका जब बार में आई तो आसपास नजर घुमाने लगी, लेकिन उसे अंगद कहीं नजर नहीं आया। अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह बस अंगद को देखना चाहती थी, लेकिन अंगद कहीं नहीं मिला। तभी एक वेटर अनिका और वॉचमैन के पास आया और उसने एक पर्ची अनिका के हाथ में थमा दी। अनिका ने उस पर्ची को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अंडस्को, आपका पति अच्छा आदमी नहीं है, वह ऊपर कमरे में किसी लड़की के साथ है। ये पढ़कर अनिका की आंखों में ठहरे आंसू फिर से बहने लगे। अनिका ने अपने आंसुओं को इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी उसके आंसू गिरकर उस कागज को भिगो रहे थे। तभी एक लड़की अनिका के पास आई। उसके हाथों में एक सिगरेट थी और वह उस सिगरेट की कस ले रही थी। उस लड़की ने अनिका के चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए कहा, अंडस्को, क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या लगा अंगद दीवान बहुत शरीफ है? तुम्हारा पति सिर्फ शरीफ का नाटक करता है। वह शरीफ नहीं है। कहने के लिए तो दीवान खानदान का एक एक लड़का खुद को शरीफ की कैटेगरी में रखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तीनों भाई एक से एक वुमेनाइजर हैं। खासकर तुम्हारा अंगद, कहने के लिए वह लड़कियों से दूर रहता है, लेकिन दूर रह नहीं पाता। अनिका तो हैरानी से उस लड़की को देख रही थी। वह लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। उसने एक भड़कीला सा मेकअप किया हुआ था, चीप सी ड्रेस पहनी हुई थी। अनिका ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी और ना ही कभी बार आई थी। उसने पहली बार ऐसा नजारा देखा था, इसलिए उसे उस लड़की की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह लड़की भी समझ गई कि अनिका को उसकी बात पर यकीन नहीं। उस लड़की ने कहा, अंडस्को, तुम्हें यकीन नहीं है ना कि अंगद दीवान किस तरीके का इंसान है? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उस लड़की ने अनिका की कलाई पकड़ी। तभी वॉचमैन ने कहा, अंडस्को, मैडम, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। मैं साहब को कई सालों से जानता हूँ। वह ऐसे नहीं है। बहुत अच्छे हैं हमारे साहब। अनिका को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात माने और किसकी नहीं। इतने में वह लड़की बोली, अंडस्को, तुम वॉचमैन हो ना, तो अपनी औकात में रहो। इतना कहकर उस लड़की ने अनिका की कलाई पर अपनी मजबूती बनाई और उसे खींचती हुई बार के एक कमरे के बाहर ले आई। उस लड़की ने कहा, अंडस्को, तुम्हारा पति इस कमरे में है।
पता है किसके साथ है? एक लड़की के साथ अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। अनिका की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे लग रहा था वह सपना देख रही है। थोड़ी देर बाद सपना टूट जाएगा और वह खुद को दीवान महल में सुरक्षित पाएगी। लेकिन अफसोस, वह सपना नहीं था। अनिका सच में एक कमरे के बाहर खड़ी थी जिसके अंदर उसका पति हो सकता था, वह भी किसी दूसरी लड़की के साथ। ये सोच सोच कर ही अनिका के सिर में दर्द हो रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। घबराहट से अनिका का चेहरा पीला पड़ गया था। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि वह वॉचमैन की बात मानकर फार्म हाउस में ही रहती, यहाँ क्यों आई। काश उसे अगत का हमेशा सॉफ्ट साइड ही देखने को मिलता। वह लड़की एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, अंडरस्को, क्या हुआ? अंदर जाने की हिम्मत नहीं है? चली जाओ, कमरा बंद नहीं है। वह क्या है ना, ये बार इतना बदनाम है कि यहाँ कोई भी लॉक नहीं करता। जिसको जो करना होता है खुलेआम करता है। वहीं दूसरी तरफ देव और दिव्यांशी छत पर बैठे बातें कर रहे थे। देव को दिव्यांशी की कंपनी अच्छी लगती थी। देव मन ही मन चाहता था कि दिव्यांशी के पैर जल्दी से ठीक हो जाए ताकि वह उसके साथ बाहर जा सके। वही दिव्यांशी तो कब का देव को अपना दिल दे चुकी थी, लेकिन अपनी बात कहते हुए डरती थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने देव से अपने दिल की बात कही तो वह कभी भी उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वह देव के साथ अपनी दोस्ती भी खो देगी। दिव्यांशी अपने प्यार के चक्कर में अपनी दोस्ती नहीं गंवाना चाहती थी, इसीलिए उसने कभी भी देव के सामने अपना प्यार जाहिर नहीं किया। वही आराधना ऊपर आई और आराधना ने देव को और दिव्यांशी को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम दोनों को सोना नहीं है? दिव्यांशी बोली, अंडरस्को, हाँ माँ, बस मैं देव से यही कह रही थी कि अब हमें नीचे चलना चाहिए। दिव्यांशी ने यह बात बोलकर अपनी व्हीलचेयर घुमाई, लेकिन उसकी व्हीलचेयर घूम ही नहीं रही थी। शायद उसके टायर खराब हो गए थे। वैसे भी दिव्यांशी की व्हीलचेयर काफी पुरानी थी। अनाथ आश्रम में हर चीज बजट के हिसाब से ही होती थी, इसीलिए दिव्यांशी की व्हीलचेयर भी बजट के हिसाब से ही खरीदी गई थी, जो कि बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी। दिव्यांशी ने एक बार फिर व्हीलचेयर को घुमाने की कोशिश की, लेकिन व्हीलचेयर उससे घूम ही नहीं रही थी। तभी देव उसके पास आया और उसने दिव्यांशी को गोद में उठाकर कहा, अंडरस्को, मैं हूं ना, मैं तुम्हें नीचे लेकर चलता हूं। इतना कहकर देव ने व्हीलचेयर को पैर से एक साइड कर दिया और फिर बोला, अंडरस्को, दिव्यांशी, यह व्हीलचेयर बहुत बेकार हो गई है, चलो तुम्हारे लिए व्हीलचेयर लेने चलेंगे। दिव्यांशी देव की बाहों में थी और उसे घबराहट हो रही थी। बेशक देव उसे प्यार नहीं करता था, लेकिन दिव्यांशी तो देव को प्यार करने लगी थी। दिव्यांशी ने अटकते हुए कहा, अंडरस्को, अब रात को हम व्हीलचेयर लेने जाएंगे। देव ने कहा, अंडरस्को, अरे हाँ, रात हो गई। वह क्या है ना, मुझे तो दिन और रात में फर्क ही नहीं पता। मैं तो चुटकी बजाकर कहीं भी चला जाता हूँ। ये सुनकर दिव्यांशी हंसने लगी और देव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही बात करते हुए छत से नीचे आ गए। वहीं आराधना दोनों को देख रही थी। देव दिव्यांशी से हमेशा सच बोलता था, लेकिन दिव्यांशी देव की बातों को मजाक में ले जाती थी। दिव्यांशी को कहाँ पता था कि देव कोई देव नहीं बल्कि देवदूत है। देव बात करता हुआ दिव्यांशी को उसके कमरे में ले गया। देव ने दिव्यांशी को बेड पर लेटाया और उसे कंबल से कवर करते हुए कहा, अंडरस्को, अब तुम सो जाओ, सुबह उठकर हम तुम्हारे लिए व्हीलचेयर लेने चलेंगे और गलती से भी नीचे उतरकर खिसकने की कोशिश मत करना। मुझे आवाज लगा लेना या फिर अपनी माँ को बुला लेना, हम दोनों ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, समझी? दिव्यांशी ने हाँ में गर्दन हिला दी और देव कमरे की लाइट बंद करके चला गया। देव जैसे ही बाहर निकला, आराधना उसे ही देख रही थी। आराधना ने कहा, अंडरस्को, ये तुम क्या कर रहे हो? देव बोला, अंडरस्को, क्या कर रहा हूँ? आराधना बोली, अंडरस्को, देव मेरे साथ ओवर स्मार्ट मत बना करो, चलो बताओ यह क्या कर रहे थे? मेरी बेटी के साथ। देव ने आईब्रो चढ़कर कहा, अंडरस्को, आपकी बेटी? आराधना ने देव के बाजू पर एक मारकर कहा, अंडरस्को, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, क्या कर रहे थे? देव ने कहा, अंडरस्को, क्या कर रहा था? उसकी हेल्प कर रहा था। और क्या कर रहा था? आराधना जी सीरियस होते हुए बोली, अंडरस्को, देव तुम देव हो, लेकिन वह लड़की मनुष्य है। तुम्हारे अंदर एहसास नहीं है, लेकिन उसके अंदर है। अगर तुम इस तरह उसकी मदद करते रहे तो वह तुमसे प्यार करने लगेगी, फिर तुम क्या करोगे? क्या देव योनि छोड़ दोगे? क्या उसके लिए हमेशा के लिए पृथ्वी पर आ जाओगे?
आज नहीं तो कल उसे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम क्या करोगे? उसे समझा पाओगे कि तुम हमेशा उसके साथ नहीं रहोगे। तुम कर क्या रहे हो देव? तुम उस लड़की के जज्बातों के साथ खेल रहे हो। वह लड़की तुम्हें उम्मीद से देखती है, शायद कल को प्यार भी करने लगे। देव सीरियस हो गया। अब तक देव सबकी बैंड बजाता आया था, लेकिन आज महारानी परी ने देव की बैंड बजा दी थी। देव कुछ नहीं बोला। महारानी परी ने फिर कहा, अंडस्को, देव, यहाँ तुम धनंजय दीवान और अंगद की प्रेम कहानियों को साकार करने आए थे, लेकिन तुम दिव्यांशी की उम्मीद भी बनते जा रहे हो। दिव्यांशी से दूरी बना लो, समझे? देव ने कहा, अंडस्को, मैं और दिव्यांशी सिर्फ दोस्त है और मैं दोस्त होने की नाते उसकी मदद कर रहा हूँ। मैंने क्या गलत किया बताए? उसकी व्हीलचेयर चल नहीं रही थी, वह कमरे में कैसे आती? तो मैं उसकी हेल्प करने लगा। बस। इस पर महारानी परी ने कहा, अंडस्को, हेल्प करने के लिए तुमने उसे गोद में उठा लिया। तुम उसकी व्हीलचेयर का पहिया भी तो ठीक कर सकते थे। देव कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं था कि देव ने जानबूझकर या मस्ती के लिए दिव्यांशी को गोद में उठाया हो, लेकिन वह थोड़ा ओपन माइंडेड था, इसीलिए उसने दिव्यांशी की इसी तरीके से मदद कर दी। वहीं आराधना जी बोली, अंडस्को, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें भी दिव्यांशी अच्छी लगती है और तुम उसे प्यार करने लगे? ये सुनते ही देव ने हैरानी से महारानी परी की ओर देखा। देव अपनी सफाई देता हुआ बोला, अंडस्को, ऐसा कुछ नहीं है महारानी परी, मैं बस दिव्यांशी की हेल्प कर रहा था। मैं उसे प्यार व्यार नहीं करता। वैसे भी आप जानती हैं मेरा मकसद तीनों भाइयों को सही रास्ते पर लाना तो है ही। इसके अलावा एक और मकसद है, जिसकी वजह से मैं यहाँ इस पृथ्वी पर आया हूँ, और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता, मैं देव योनि नहीं छोड़ सकता। महारानी परी ने कहा, अंडस्को, देव, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। देव ने गुस्से में कहा, अंडस्को, महारानी परी तो साफ साफ कहता हूँ, मैं दिव्यांशी से प्यार नहीं करता। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। देव ने ये बात इतनी जोर से चिल्लाकर कही थी कि दिव्यांशी को सुनाई दे गई और दिव्यांशी की आंखों से पानी बह गया। वैसे तो दिव्यांशी जानती थी कि देव उसे कभी प्यार नहीं करेगा, फिर भी उसके दिल में देव को लेकर एक उम्मीद थी, जिसे देव ने आज गुस्से में तोड़ दिया। रात के किस पहर दिव्यांशी रोते रोते सोई, दिव्यांशी को भी नहीं पता था, लेकिन दिव्यांशी ने उस रात अपने लिए एक डिसीजन ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ अनिका की हिम्मत कमरे में जाने की नहीं थी। वह अंगद को किसी और के साथ देख नहीं सकती थी। उसके दिल की धड़कनें अब भी जोरों से धड़क रही थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और तभी उस लड़की ने अनिका की कलाई पकड़ी और उस कमरे के गेट को खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर अनिका के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर पसीने आ गए। अंदर एक बेड पर एक लड़की और अंगद दोनों लेटे हुए थे। अंगद बस अपनी लोअ में था, वही वह लड़की खुद को व्हाइट बेडशीट से छुपाने की कोशिश कर रही थी। अनिका पहले ही बहुत रो चुकी थी। अंगद को देखकर तो उसकी आंखों से पानी टप टप गिरने लगा। अनिका को अंगद के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। अनिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वह लड़की जो कह रही थी वह सब कुछ सच है। अनिका सब कुछ आंखों से देख रही थी, फिर भी उसका दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसका अंगद किसी लड़की के साथ हो सकता है। उसने हमेशा यही सुना था कि दीवान फैमिली के लड़के लड़कियों के मामले में बहुत शरीफ है, लेकिन आज अंगद को किसी लड़की के साथ एक ही बेड पर देखकर अनिका के दिल के 1000 टुकड़े हो गए। वही अंगद ने अनिका को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। अंगद बेड से उठ गया, वह अनिका की तरफ बढ़ रहा था। अनिका भी अंगद के चेहरे पर पहले वाला गुस्सा देख रही थी, वह गुस्सा जिसे वह झेल चुकी थी, वह गुस्सा जिसे अनिका ने कई दिन से देखा नहीं था, वह गुस्सा जिस गुस्से से अनिका डरती थी। अंगद को देखकर अनिका को अब भी डर लगने लगा। अंगद सच में बहुत गुस्से में था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस वक्त अनिका को देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अनिका उसके सामने खड़ी थी। वही अनिका अंगद को देखकर इतना डर रही थी कि वह डरते डरते घुटनों के बल बैठ गई। उसे डर लग रहा था कि शायद आज अंगद तो उस पर हाथ ही उठा देगा। एक तो पहले ही उसका दिल टूट गया था, ऊपर से अंगद का ऐसा बिहेव उसे बिल्कुल पागल बना रहा था। वही अंगद तो अनिका के पास आया और बहुत ज्यादा गुस्से भरी आवाज में अनिका के बालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडस्को, क्यों आए हो यहाँ? अनिका कुछ नहीं बोली।
वह तो बस अंगद की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा ही देख रही थी। वही नफरत और गुस्सा जिसे अंगद ने कहा था कि वह खत्म हो गया और उसकी जगह प्यार और सम्मान ने ले ली थी। अंगद ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, अनिका क्यों है यहाँ? अनिका अब भी कुछ नहीं बोली। भला बोलती भी क्या, कि वह आपकी फिक्र करते हुए यहाँ आ गई। आपको देखना चाहती थी, आपके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। अंगद ने अनिका के बालों को झटके से छोड़ते हुए कहा, अंडस्को, तुमसे 2 पल प्यार से क्या बात कर ली? तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई। तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस लड़की मैंने अपने सिर पर बैठा ली। मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम अच्छी नहीं हो। तुम तो एक गिरी हुई और घटिया लड़की हो, जिसे मैंने सिर आंखों पर बैठा लिया। लेकिन टाइम रहते मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे जैसी बेकार लड़की मैंने नहीं देखी। अनिका तो हैरानी से अंगद को देख रही थी, जैसे उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंगद ने अनिका को एक बाजू से पकड़ कर उठाया और उसे हिलाते हुए कहा, अंडस्को, क्या सोच रही हो? कि मुझे कैसे पता चला कि तुम कैरेक्टरलेस लड़की हो? अंगद ने अनिका को झटके से छोड़ा और अनिका गिरते गिरते बची। अंगद ने टेबल पर से पेपर उठाया और अनिका के हाथ में रख दिया। अनिका ने हैरानी से अंगद को देखा और फिर उस पेपर पर नजर घुमाई। उस पेपर पर अबॉर्शन की रिपोर्ट थी, जिसे देखकर अनिका की आंखें फैल गई। अंगद ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, आप बताओ अनिका की, ये अबॉर्शन की रिपोर्ट तुम्हारी है या नहीं? झूठ तो बोलना मत, क्योंकि मैं जानता हूँ ये रिपोर्ट सच है। अनिका हैरानी से अंगद को देखते रही। वही अंगद ने फिर कहा, अंडस्को, तुम्हारी जैसी घटिया और मक्कार लड़की मैंने नहीं देखी। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती हो, और मेरे सामने शरीफ बनकर दिखाती हो। अनिका ने भरे हुए गले से अंगद को देखा। अनिका कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वही बेड पर बैठी हुई लड़की ने नाइट स्टैंड पर रखा हुआ वाइन का गिलास उठा लिया और उसकी सीप लेकर बोली, अंडस्को, कितना टाइम लगेगा? मैं और वेट नहीं कर सकती। इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके इस कमरे से निकालो, या तुम इस लड़की के सामने भी कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही अनिका की आंखें तो हैरानी से फैल गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वही अंगद ने बड़ी ही नजाकत से उस लड़की को देखकर कहा, अंडस्को, बेबी, बस 2 मिनट, इस कचरे को मैं खुद ही बाहर फेंक कर आता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बेशर्म है। यही खड़ी रहेगी, जाएगी नहीं। वही अनिका की हालत तो बस अनिका जानती थी। कुछ ही घंटे में उसने क्या कुछ नहीं देख लिया था। अंगद का प्यार भी, अंगद की नफरत भी और अंगद का गुस्सा भी, अंगद की बेवफाई भी, अंगद की मिसअंडरस्टैंडिंग भी। अनिका का दिल कह रहा था कि वह अंगद को सच्चाई बता दे, लेकिन अब वह बुरी तरह टूट चुकी थी। उसने अंगद से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वैसे ही अंगद ने पहले ही उसका दिल तोड़ दिया था। अब वह वहां खड़े रहकर और अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। अंगद का असली रूप अनिका ने देख लिया था। अनिका को तो पहले ही अंगद के प्यार पर यकीन नहीं हो रहा था, और आज तो ये सब देखकर अनिका के दिल में अंगद के लिए नफरत पैदा हो गई। अनिका का सिर दर्द से फट रहा था। आंखें बुरी तरह सूज गई थी। ऐसा लग रहा था अनिका अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, बल्कि जबरदस्ती उसे किसी ने खड़ा किया हुआ है। ऐसा लग रहा था हवा का हल्का सा झोंका ही अनिका को गिरा देगा। वही अंगद ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू देखकर मैं तुम जैसी घटिया लड़की को अपना लूंगा, तो गलत सोच रही हो। जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चली जाओ। दीवान महल में और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। चली जाओ यहाँ से। अनिका तो अंगद से अपने सवालों के जवाब मांगने आई थी। अंगद से पूछने आई थी कि वह उसे ऐसे छोड़कर कैसे आ सकता है। लेकिन अब तो अंगद और अनिका के रिश्ते ने वही दम तोड़ दिया। अनिका क्या पूछती? लेकिन अनिका इस वक्त हिलने की हालत में भी नहीं थी। अनिका फिर भी धीरे धीरे कमरे के गेट की ओर कदम बढ़ाने लगी। अनिका को देखकर अंगद का गुस्सा दुगना हो गया। आनंद ने गुस्से में अनिका की बाजू पकड़ी और उसे लगभग खींचता हुआ गेट से बाहर ले आया और फिर कॉरिडोर से लाता हुआ सीढ़ियों से घसीटता हुआ ले जाने लगा। वही बाहर के सब लोग अंगद को ही देख रहे थे और उस लड़की को जो जिसे अंगद हाथ पकड़कर खींच रहा था। अंगद ने अनिका को लगभग बार से बाहर धकेलते हुए कहा, अंडस्को, जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। अगर मैंने दोबारा तुम्हें अपने आसपास देख लिया,
तो तुम्हें जान से मारने में सेकंड नहीं लगाऊंगा, चली जाओ यहाँ से। अंगद इतनी जोर की चीख रहा था कि क्लब के बाहर सभी इकट्ठे हो गए। वहीं अनिका अपनी बेइज्जती करवा कर और ज्यादा टूट गई। अनिका धीरे से खड़ी हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और उस सुनसान सी सड़क पर चलने लगी। वहीं अंगद भी उसे जाते हुए देख रहा था। अंगद की आंखें अब भी गुस्सा उगल रही थी। अंगद ने एक बार वॉचमैन को देखा। वॉचमैन को भी समझते देर नहीं लगी कि अंगद और अनिका के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। वॉचमैन ने अपना डंडा अंगद के पैरों के पास रखते हुए कहा, अंडस्को साहब, मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ। अंगद भी गुस्से में बोला, अंडस्को, तो तुम्हें अनिका पर तरस आ गया, जिसके लिए तुम ये नौकरी छोड़ रहे हो? वॉचमैन बोला, अंडस्को, नहीं साहब, पर मुझे लगता था आप बहुत अच्छे आदमी हैं, पर आज लगता है कि मेरी सोच गलत है। आप अच्छे नहीं हैं और जो इंसान अच्छा नहीं, मैं उसके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। अंगद ने कहा, अंडस्को, अच्छी बात है, तुम भी जा सकते हो। जिस लड़की पर तरस खाकर तुम ये नौकरी छोड़ रहे हो, वह लड़की तुम्हारी तरस के लायक नहीं है, पर तुम्हें समझाना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। इतना कहकर अंगद घूर कर वॉचमैन को देखने लगा। वही वॉचमैन अनिका के पीछे भागता हुआ बोला, अंडस्को, मैडम रुक जाए, मैं आपके घर छोड़ दूंगा, मैडम रुक जाए। लेकिन अंगद को अब भी अनिका पर तरस नहीं आया। वही वह लड़की जो अंगद के साथ रूम में थी, वह भी पीछे पीछे क्लब के बाहर आ गई। उसने अंगद के कंधे पर हाथ रखा और अंगद ने उसका हाथ पकड़कर आगे किया और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर मार दिया। वह लड़की जो सफेद चादर में लिपटी हुई थी, वही सड़क पर गिर गई। उसने आंख उठाकर अंगद को देखा तो अंगद ने पॉइंट करके कहा, अंडस्को, आज के बाद मुझे छूना मत। वो हक मैंने बस अनिका को दिया था और किसी को नहीं, और मेरा अनिका के साथ रिश्ता खत्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अरी गहरी लड़की मेरे बिस्तर पर आ जाए, समझी? इतना कहकर अंगद ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और बिना शर्ट पहने ही गाड़ी लेकर फार्म हाउस चला गया। वही अनिका तो सुनसान सी सड़क पर बस चलते जा रही थी। अबॉर्शन की रिपोर्ट उसके हाथ में ही थी। अनिका ऐसे चल रही थी जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया था अनिका ने, बहुत कुछ अपने साथ लेकर जा रही थी। कहाँ जा रही थी, अनिका को भी नहीं पता था। इस हालत में अपने घर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी माँ उससे हजार सवाल पूछती, जिनका जवाब अनिका के पास नहीं होता। वैसे भी अनिका के घर में उसकी छोटी बहन की शादी थी और वह उस खुशनुमा माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। वही वॉचमैन अनिका के पीछे पीछे भागता हुआ बोला, अंडस्को, मैडम रुक जाए, मैडम मैं आपके घर छोड़ देता हूँ, मैडम ये जगह अच्छी नहीं है, मैडम रुक जाए। और ऐसे ही वॉचमैन भागता हुआ अनिका के पास आ गया। अनिका के पास आकर वॉचमैन भी अनिका के साथ चलने लगा और अनिका को समझाते हुए बोला, अंडस्को, मैडम रुक जाए। लेकिन अनिका नहीं रुकी। अचानक ही अनिका रुक गई। उसने उस अबॉर्शन की रिपोर्ट को अपने सीने से लगाकर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, मेरा बच्चा, जिसे तुमने मारा है, अंगद दीवान। कहते कहते अनिका वहीं बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। वही उसकी हालत देखकर वॉचमैन को बहुत तरस आ रहा था। अनिका रोती रही। वॉचमैन के अंदर अनिका को चुप कराने की हिम्मत भी नहीं थी। रोती रोती अनिका सड़क पर ही लेट गई। उसने अबॉर्शन की रिपोर्ट को बहुत कसकर पकड़ हुआ था और तभी उसके मुंह से धीरे से निकला, अंडस्को, देव तुम कहाँ हो? देव एक बार मेरे पास आ जाओ। देव मुझे तुम्हारी जरूरत है। देव मैं घर नहीं जा सकती। देव तुमसे कुछ नहीं छुपा हुआ। देव प्लीज मेरे पास आ जाओ। देव मैं मर जाऊंगी। देव तुम कहाँ हो? वही देव जो महारानी परी की बातों से अपसेट था। वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था और तभी उसके कानों में अनिका की आवाज आई और उसने महारानी परी के बातों को झटक दिया और खुद से कहा, अंडस्को, अनिका मैं आ रहा हूँ। इस एक ही रात में क्या कुछ नहीं हो गया था। अनिका और अंगद के बीच दूरियां आ गई थी। यज्ञ ने अपने दिमाग में यामिनी के लिए अपने आप ही राय बना ली थी। धनंजय कितने ही घंटे से अपनी धरा को ढूंढ रहा था, लेकिन धरा का अब तक कुछ पता नहीं चला। वही दिव्यांशी देव की शक्तियों से अनजान, देव की बात सुनकर खुद ही एक डिसीजन ले चुकी थी। आज दीवान महल में सब कुछ टूट गया था। कहीं ना कहीं सबके दिल बिखर गए थे और शायद इन सब के बिखरे हुए दिल को समेटने की जिम्मेदारी देव के ऊपर थी। वही अनिका सड़क पर रो रही थी, जिसे देखकर वॉचमैन भी बहुत ज्यादा दुखी था और तभी वहां अचानक से देव आ गया। देव ने अनिका को ऐसे देखा तो जल्दी से उसके पास गया।
देव ने जैसे तैसे अनिका को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अनिका खुद को संभालने की हालत में नहीं थी, इसीलिए उसने भी अपने हाथ देव की कमर पर लपेट दिए और फूट फूट कर रोने लगी। देव ने भी कसकर अनिका को खुद के चिपका लिया और उसे चुप करवाता हुआ बोला, अंडस्को, अनिका शांत हो जाओ। लेकिन अनिका की हालत शांत होने की नहीं थी। देव अपना हाथ अपनी कमर के पीछे लेकर गया और उसने चुटकी बजाई, लेकिन अनिका तब भी शांत नहीं हुई। ये देखकर देव हैरान हुआ। देव ने एक बार फिर कोशिश की और चुटकी बजाई, लेकिन इस बार भी अनिका शांत नहीं हुई। देव ने मन ही मन कहा, अंडस्को, महारानी परी, ये क्या किया आपने? महारानी परी ने कहा, अंडस्को, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने अपना जादू ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम्हारा जादू खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा जादू खत्म हो गया है। तुम्हें अपना जादू कामना होगा। देव ने मन ही मन महारानी परी से गुस्से में कहा, अंडस्को, महारानी परी, अनिका की हालत ठीक नहीं है। इसे चुप कराना जरूरी है, वरना ये पागल भी हो सकती है। इसके साथ पहले ही इतना कुछ हो गया। अब मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। मुझे एक चुटकी दे दीजिए। मैं इसका दर्द कम करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद देव के कानों में महारानी परी की आवाज आए, अंडस्को, चुटकी मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम उसे बजाकर अनिका का दर्द भी कम कर दोगे। लेकिन अगर अनिका का दर्द कम हो गया तो ये अंगद को आसानी से माफ कर देगी और फिर अंगद कभी भी अपने प्यार की अहमियत समझ नहीं पाएगा। मैं जानती हूँ अंगद ने आज जो कुछ किया वह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनिका के साथ जो हुआ वो था तो गलत ही, जिसकी सजा का हकदार सिर्फ अंगद है। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें वह चुटकी दूं? क्या तुम चाहते हो कि अंगद को उसके किए की सजा ना मिले? क्या तुम चाहते हो कि अंगद बस एक बार माफी मांग ले और अनिका उसे माफ कर दे? देव ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, अंडस्को, तो मैं इसका दर्द कम कैसे करूं? मुझे इसका दर्द कम करना है। महारानी परी ने कहा, अंडस्को, तुम अपनी बातों से भी इसका दर्द कम कर सकते हो। जो जादू बातों में होता है वह किसी में नहीं होता। तुम कोशिश करो देव, तुम्हारी बातों में एक अलग सा जादू है जिसके असर से रीडर भी नहीं बच पाए। तो इस जादू का इस्तेमाल करो, अनिका शांत हो जाएगी। देव ने अपनी बाहें अनिका पर कसते हुए कहा, अंडस्को, अनिका शांत हो जाओ। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्त भी बीत जाएगा। अनिका, तुमने इससे ज्यादा सहा है। ये हवा का झोंका तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। तुमने तो अपने पापा की डेथ वाले दिन शादी कर ली। इससे ज्यादा हिम्मत कौन लड़की दिखा सकती है? लेकिन तुमने दिखाए 1 साल तक अंगद का गुस्सा झेला। तुमसे ज्यादा स्ट्रांग दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हें आज एक सच बताता हूँ। अंगद आएगा अपने घुटनों पर चलकर तुमसे माफी मांगने, लेकिन उस वक्त तुम उसे माफ मत करना। कभी माफ मत करना। उसे उसके किए की सजा अब मिलेगी, जिसे तुम दोगी। तुम हार नहीं सकती अनिका। तुम हार नहीं सकती। कहते कहते देव ने भी अपनी बाहें अनिका पर कस दी। वही अनिका का रोना अब भी कम नहीं हो रहा था। देव ने वॉचमैन की ओर देखकर कहा, अंडस्को, बहुत रात हो गई। तुम्हारे बीवी बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। तुम चले जाओ और कल जाकर आर के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से कहना कि तुम्हें देव ने भेजा है। वह तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। वॉचमैन ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर देव को देखकर कहा, अंडस्को साहब, इस लड़की का ख्याल रखना। देव ने हाँ में गर्दन हिला दी और वॉचमैन वहां से चला गया। देव ने फिर अनिका को जैसे तैसे उठाया और अपनी गाड़ी तक लेकर आया। देव ने अनिका को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली और फिर अनिका को लेकर एक फ्लैट में चला गया। देव अनिका को लेकर फ्लैट के अंदर आ गया। अनिका तो अब भी बेसुध सी बस देव के इशारों पर चल रही थी। देव ने अनिका को बेड पर बिठाया और पानी ला कर दिया। अनिका ने जैसे तैसे पानी पिया। देव ने अनिका को बेड पर लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, अंडस्को, अनिका सो जाओ। अनिका ने आंखें बंद कर ली। देव अनिका के सिर को सहलाता रहा। देव को इस वक्त वहां पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज देव को अपने जादू की बहुत ज्यादा जरूरत थी और आज ही उसका जादू खत्म हो गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया और वह अपने जादू को अंधाधुंध इस्तेमाल करता रहा, जिस वजह से उसका जादू खत्म हो गया और अब वह चाहकर भी अनिका का दर्द कम नहीं कर पा रहा था। देव जब निश्चित हो गया कि अनिका सो गई, देव बेडरूम से निकलकर सोफे पर आ गया। सोफे पर बैठ गया और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा।
तभी महारानी परी उसके सामने आ गई। देव ने महारानी परी को देखकर कहा, अंडस्को, महारानी परी, आपने ठीक नहीं किया। आपको मेरा जादू ऐसे बिना नोटिस दिए खत्म नहीं करना चाहिए था। महारानी परी ने कहा, अंडस्को, मैंने तुम्हें नोटिस दिया था। देव, मैंने कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ चंद चुटकियां बची हुई है, लेकिन तुमने उन चुटकियों का इस्तेमाल छोटी छोटी चीजों पर किया, जिस वजह से तुम्हारा जादू खत्म हो गया। अब तुम्हें अनिका और अंगद के बीच सब कुछ बिना जादू के ठीक करना होगा। यज्ञ की हालत भी तुमसे छुपी हुई नहीं है। उसके और यामिनी के बीच में भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। उसे भी तुम बिना जादू के ठीक करोगे। और दूसरी बात, धरा का किडनैप हो गया है। धरा को भी तुम्हें बचाना है और ये सब काम तुम्हें बिना जादू के करने हैं। देव अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और इधर उधर चक्कर लगाता हुआ बोला, अंडस्को, और मैं ये सब बिना जादू के कैसे करूंगा? महारानी परी, आपके पास तो वह छड़ी है ना, जिसे आप घुमाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप वो छड़ी क्यों नहीं घुमाती? सब कुछ ठीक क्यों नहीं करती? मैं ये सब अकेला नहीं कर पाऊंगा, या तो मुझे जादू दीजिए या फिर अपनी छड़ी घुमाए। महारानी परी हाथ बांध कर बोली, अंडस्को, देव, गुस्सा करना मनुष्य का काम है, देवदूत का नहीं। तुम गुस्सा नहीं कर सकते। अगर तुमने गुस्सा किया तो तुम मनुष्य योनि में वापस चले जाओगे। तुम अब भी देव हो, अपना जादू कमा सकते हो। जब तुम एक अच्छा काम करोगे तो तुम्हें एक चुटकी जादू वापस मिल जाएगा। जैसे जैसे तुम अच्छे अच्छे काम करते रहोगे, वैसे वैसे तुम्हारा जादू तुम्हारे पास वापस आता जाएगा। देव ने गुस्से में कहा, अंडस्को, तो अब तक मैं अच्छे काम नहीं कर रहा था क्या? मैंने कोई गलत काम किया? मैंने अनिका, अंगद, धनंजय, धरा, यज्ञयामिनी तीनों के बीच सब कुछ ठीक कर दिया था। उस हिसाब से तो मुझे बहुत सारा जादू मिल जाना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरा जादू ही नष्ट कर दिया। महारानी परी ने इस बार भी बड़े प्यार से देव को समझाते हुए कहा, अंडस्को, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस परीलोक भेज देती हूँ। मैं और श्वेत परी यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। देव गुस्से में बोला, अंडस्को, मैं परलोक वापस नहीं जाऊंगा। औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन अनिका, धरा और यामिनी को मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं इन तीनों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। महारानी परी ने कहा, अंडस्को, अगर छोड़कर नहीं जा सकते तो सब कुछ बिना जादू के ठीक कर लो। देव ने बिना सोचे समझे गुस्से में कहा, अंडस्को, आपको क्या लगता है कि मैं बिना जादू के कुछ कर नहीं सकता? महारानी परी ने भी देव की सोच पर चोट मारते हुए कहा, अंडस्को, लगता तो यही है, तुम्हारा गुस्सा तो यही कहता है कि तुम बिन जादू के कुछ नहीं कर सकते। तुम पूरे तरीके से जादू पर निर्भर हो गए हो। अभी तो तुम्हारे जादू को छीने हुए कुछ मिनट ही गुजरे हैं और तुम अभी से बवाल मचाने लगे। देव ने कहा, अंडस्को, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? महारानी परी ने हाथ बांधकर कहा, अंडस्को, हाँ, चैलेंज कर रही हूँ। अगर तुमसे ये सब ठीक नहीं हो रहा तो तुम परीलोक जा सकते हो, लेकिन जादू तो तुम्हारा वापस नहीं होगा। मुझे जादू चाहिए भी नहीं। अब आप देखना, मैं बिना जादू के इन तीनों की जिंदगी में खुशियां कैसे लेकर आता हूँ। देव ने भी अकड़ कर कहा। महारानी परी बोली, अंडस्को, हाँ ठीक है, देख लेती हूँ कैसे इन तीनों की जिंदगी में खुशियां लेकर आते हो। देव महारानी परी की आंखों में देख रहा था, वही महारानी परी भी देव की आंखों में ही देख रही थी। दोनों ने आंखों आंखों में एक दूसरे को चैलेंज किया और महारानी परी गायब हो गई। देव भी जाकर सोफे पर सो गया। वही अंगद पूरी रात फार्म हाउस में था और गार्डन में बैठा हुआ ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। अंगद ने न जाने कितनी ड्रिंक कर ली थी। अंगद से जैसे तैसे गार्डन से हाल में आया और सोफे पर लेट गया और देखते ही देखते अंगद सो गया। दीवान महल। यज्ञ ने अपनी गाड़ी दीवान महल के बाहर रोकी। पूरी रात यज्ञ भी ड्रिंक के नशे में ऑफिस में ही था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह ऑफिस से घर आया। यज्ञ जैसे ही गार्डन में पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिवम और यामिनी एक ही झूले पर बैठे हुए थे। दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यज्ञ ने पहली बार शिवम को खुश देखा था। शिवम और यामिनी एक दूसरे के काफी क्लोज बैठे थे, जिसे देखकर यज्ञ की बोएं तन गई। यज्ञ वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में गया और कमरे में जाते ही उसने तोड़फोड़ मचा दी। शिवम और यामिनी को एक साथ देखकर
यज्ञ का दिल जल रहा था और वह अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए सामान को तोड़ रहा था। लगभग सारा सामान तोड़ने के बाद यज्ञ बालकनी में जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे शिवम और यामिनी दिखाई दिए। यज्ञ ने मन ही मन गुस्से में कहा, अंडरस्को यामिनी, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा, तुमसे अपना बच्चा छीन लूंगा। वही दिव्यांशी का दिल इतना टूट गया था कि वह आज पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। एक सर्वेंट की हेल्प से अपनी टूटी हुई व्हीलचेयर पर ही बैठी रही। सर्वेंट ने कई बार उसे खाने के लिए पूछा, लेकिन दिव्यांशी ने मना कर दिया। जाने अनजाने ही सही, लेकिन देव ने दिव्यांशी का दिल तोड़ दिया था। दिव्यांशी सब कुछ समझ रही थी कि वह अपाहिज है और देव के लायक तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वही दूसरी तरफ धनंजय ने पूरी रात आंख बंद करके नहीं देखी थी। अब तक धरा का कुछ भी पता नहीं चला था। धनंजय का गुस्सा पूरी रात टाइगर ने झेला था। धनंजय और टाइगर भी दीवान महल लौट आए थे। धनंजय अब भी गुस्से में हाल में चक्कर लगा रहा था। वही टाइगर हाथ बांधे चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी धनंजय का फोन वाइब्रेट हुआ। धनंजय ने फोन देखा तो वह एक अननोन नंबर था। धनंजय ने फोन कान पर लगाकर कहा, अंडरस्को हेलो। सामने से आवाज आए, अंडरस्को क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी धरा नहीं मिली? मिलती भी कैसे, तुम्हारी धरा तो मेरे पास है। ये सुनते ही धनंजय की बोए तन गई। धनंजय ने गाली देते हुए कहा, अंडरस्को अगर मेरी धरा को कुछ भी हुआ तो तुम इस दुनिया से गायब कर दूंगा, तुम्हारा वजूद इस दुनिया से मिटा दूंगा। कहाँ है मेरी धरा? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को क्या बात है? धरा के लिए इतना छटपटा रहे हो कि मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ। मैं संजीव बजाज, तुम्हारी धरा का पहला आशिक। ये सुनते ही धनंजय और ज्यादा गुस्सा हो गया। धनंजय ने कहा, अंडरस्को संजीव बजाज, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत गलत किया है। तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। मरने के लिए तड़पोगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। अगर मेरी धरा को कुछ भी हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या करूंगा। संजीव बजाज ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को पहले तुम मुझे ढूंढ तो लो, तभी तो मारोगे। उससे पहले तो मैं तुम्हारी धरा की खूबसूरती निचोड़कर उसे जिंदा लाश बना दूंगा। धनंजय ने कहा, अंडरस्को संजीव बजाज, मुंह खोल, अपना क्या चाहिए तुझे? जो चाहिए बोल कर दूंगा, लेकिन खबरदार मेरी धरा को हाथ भी लगाया। सोए हुए शेर को मत जागा। तू जानता है मैं किस तरीके का आदमी हूँ। अपनी पर आ गया तो संजीव बजाज तेरी हस्ती मिटा दूंगा। संजीव बजाज ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ, अपनी धरा को ढूंढ लो। अगर ढूंढ लिया तो तुम्हें तुम्हारी धरा सही सलामत मिल जाएगी, लेकिन अगर ढूंढ नहीं पाए तो 2 घंटे बाद अपनी अधमरी धरा को मेरे फार्म हाउस से ले जाना। धनंजय ने फोन सामने वाली वॉल पर फेंक कर मारा और चिल्लाकर कहा, अंडरस्को देव कहाँ हो तुम? धनंजय को इस वक्त बस देव चाहिए था। बेशक देव और धनंजय के बीच कभी भी प्यार से बात नहीं हुई। देव हमेशा ही धनंजय को चिढ़ाता आया था, लेकिन आज धनंजय का दिल कह रहा था कि देव ही है जो उसे धरा के पास ले जा सकता है, धरा को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। आखिर आज तक देव ने ही तो धनंजय की मदद की है। वही देव अब भी अनिका के पास ही था। देव अभी अनिका को पूरी तरह संभाल भी नहीं पाया कि देव की जरूरत धनंजय को पड़ गई। देव के कानों में जब धनंजय की आवाज आई तो देव के माथे पर पसीना आ गया। देव की शक्तियां तो महारानी परी ने समाप्त कर दी थी, लेकिन देव सब कुछ जानने में अब भी सक्षम था। देव ने अनिका को देखा जो सुकून से सो रही थी। देव का मन अनिका को जगाने का नहीं था, लेकिन इस वक्त देव को धनंजय के पास भी जाना था। देव ने अनिका को देखा। देव का मन अनिका को देखकर पिघल गया, लेकिन देव अनिका को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। अब तो वह अनिका के दिल की बात भी सुन नहीं सकता था। देव को नहीं पता था कि अगर अनिका नींद से जाग गई तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। जिस हिसाब से अनिका का दिल टूटा था उस हिसाब से तो वो सुसाइड करने की कोशिश भी कर सकती थी। वही देव के पास इतना वक्त नहीं था कि वह अनिका को ठीक से संभाल भी सके। देव ने एक हाथ से अनिका के सिर से लगाया और धीरे से कहा, अंडरस्को उठ जाओ अनिका, हमें घर जाना है। देव पूरी रात नहीं सोया था, वही अनिका भी कुछ घंटे ही सोई थी। देव ने 2-3 बार अनिका को आवाज लगाई तो अनिका की आंखें खुल गई।
देव ने अनिका को देखा और अनिका फिर से रोने लगी। अनिका ने अपनी बाहें देव की तरफ बढ़ा दी और देव ने भी अनिका को गले लगा। देव ने कहा, अंडस्को, अनिका रोने का वक्त नहीं है। मेरी जरूरत अभी धनंजय को भी है। धरा का किडनैप हो गया। मुझे और धनंजय को धरा को भी बचाना है। मेरी तरफ देखो अनिका। कहते हुए देव ने अनिका का चेहरा अपने हाथों में भरा और बोला, अंडस्को, तुम्हें मैं अभी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तुम अपनी माँ से कहना कि तुम छोटी की शादी के लिए घर आ गई हो। अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू आ रहे थे। देव ने अनिका के आंसू साफ करते हुए कहा, अंडस्को, अनिका, तुम्हें जितना दर्द मिलना था मिल गया। आज के बाद तुम्हें कोई दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन तुम इस दर्द को पकड़ कर मत बैठो। इस दर्द को छोड़ दो। इस दर्द को अपने पास से जाने दो। जितना दूर ये दर्द जाएगा उतनी ही तुम मजबूत बन जाओगी। तुम्हारे पास खुद को मजबूत बनाने के अलावा ऑप्शन नहीं है। समझने की कोशिश करो अनिका, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने अनिका की बाजू पकड़ी और बहुत नजाकत के साथ उसे लेकर फ्लैट से बाहर आ गया। देव ने अनिका को गाड़ी में बिठाया और 20 मिनट में उसके घर के बाहर गाड़ी रोक दी। अनिका गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी रोने के लिए तैयार थी। देव ने अनिका की कलाई पकड़ी और अनिका ने देव को देखा। देव बोला, अंडस्को, अनिका, अगर मुझ पर थोड़ा भी विश्वास है तो इन आंसुओं को मत बहाना। मैं देव महादेव का दास देवदास तुमसे वादा करता हूँ, अगर घुटनों के बल तुमसे माफी मांगने आएगा, अपने किए हुए की सजा तुमसे मांगेगा, उस वक्त तुम्हें बहुत मजबूती से काम लेना है। अगत को माफ नहीं करना, कभी नहीं करना। अनिका ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में बोली, आंडस को कभी माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। उनकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। अगर वह मेरी जिंदगी में आना भी चाहे तो मैं उन्हें अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। देव, मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है, उसके बाद ट्विंकल की शादी भी हो जाएगी। मैं फिर कभी पलटकर दीवान में की तरफ नहीं देखूंगी। देव ने कहा, अंडस को, अनिका, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जरूरत से ज्यादा ही बवाल मच गया। मुझे इस बवाल को ठीक करना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बस रोना मत, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम राय तो मेरा ध्यान तुम में रहेगा। तुम खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत, समझ रही हो ना। अनिका ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। उसके चेहरे पर अगत को लेकर गुस्सा था। अनिका ने कहा, अंडस को, अब नहीं रोऊंगी देव, कभी नहीं रोऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी बहन की शादी में जरूर आना। देव का मन अनिका को छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन फिलहाल धनंजय को उसकी बहुत जरूरत थी। अनिका अपने घर के अंदर चली गई और देव ने अपनी गाड़ी घुमा ली। देव ने गाड़ी का रॉकेट बना दिया और कुछ ही मिनट में गाड़ी दीवान महल के बाहर खड़ी थी। धनंजय गेट पर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही देव गाड़ी से उतरा, धनंजय जल्दी से देव के पास गया और उसे गले लगाकर बोला, अंडस्को, देव, मेरी मिट्ठू को संजीव बजाज ने किडनैप कर लिया है। वह मेरी मिट्ठू के साथ कुछ गलत कर देगा। मैं छोड़ूंगा नहीं संजीव बजाज को। देव, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, एक आखिरी हेल्प कर दे। देव, मुझे मेरी धरा तक पहुंचा दे। देव, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। कैसे करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी मिट्ठू दिला दे यार। देव, तू कहेगा वेपन्स का बिजनेस छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा। तू कहेगा सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दे तो भी मैं सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी मिट्ठू दे दे। वही देव, वह तो लाचार हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, महारानी परी कहाँ है आप? कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मुझे मेरे जादू वापस कर दीजिए। कम से कम धरा को तो बचाने दीजिए। धनंजय इतनी मुश्किल से सही गलत में फर्क करना सीखा है। अगर मिट्ठू को कुछ हो गया तो धनंजय फिर से वही पुराने वाला धनंजय बन जाएगा, जिसे चाहकर भी कोई ठीक नहीं कर सकता। वही आराधना जी बालकनी में खड़ी हुई देव की बातें सुन रही थी और धनंजय और देव को भी देख रही थी। आराधना जी भी आज बहुत उदास थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, और आराधना जी चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी। वही देव सोच रहा था कि वह धनंजय की बातों का क्या जवाब दे। देव सच में बहुत परेशान था। देव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसकी शक्तियां भी उसके पास नहीं थी। वह चाहकर भी चुटकी बजाकर कुछ भी ठीक नहीं कर सकता था। तभी उसने एक बार फिर महारानी परी से कहा, अंडस्को, महारानी परी, मुझ पर ना सही धनंजय पर तो तरस खाए।
धनंजय पर भी ना सही, धरा पर तो तरस खाए। उसने बचपन से लेकर आज तक संजीव बजाज का टॉर्चर ही सहा है। अब भी वह उसे कमीने संजीव बजाज के पास है, हमारी कुछ तो हेल्प कीजिए। तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ। देव ने अपना फोन चेक किया तो उसमें आराधना जी का एक मैसेज था, अंडरस्कोर, और उसमें एक एड्रेस और उसके नीचे लिखा हुआ था, देव मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ, धरा इस एड्रेस पर है, वक्त रहते बचा लो। देव ने जैसे ही पढ़ा, वक्त रहते बचा लो, उसकी आंखें हारने से फैल गई। उसने बालकनी में खड़ी हुई आराधना जी को देखा और आराधना जी ने अपनी नजरें झुका ली। देव को समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। देव ने फिर भी धनंजय से कहा, अंडरस्को, धनंजय तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता है धरा कहाँ है। जब मुझे पता चला कि धरा का किडनैप हो गया, तो मैंने भी अपने कुछ आदमी उसे ढूंढने के लिए लगा दिए थे, उसी का मैसेज आया है, चलो हमें देर नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर देव ने टाइगर की ओर देखा और टाइगर ने भी अपनी गन निकालकर उनके पीछे पीछे चल दिया। तीनों ही एक गाड़ी में बैठे और महारानी परी के बताए हुए एड्रेस पर चले गए। धनंजय ने टाइम देखा तो अभी 1 घंटा बचा था। वही आराधना जी अब भी बालकनी में खड़ी हुई थी। आराधना जी ने भी मन ही मन कहा, अंडरस्को, देव मैं चाहकर भी नियति को बदल नहीं सकती, मेरे नियंत्रण में सिर्फ परलोक है, मृत्युलोक नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, धनंजय को उसका प्यार जरूर मिलेगा। धनंजय को भी अपना प्रेम पाने के लिए बहुत परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर धनंजय का प्रेम सच हुआ तो वह परीक्षाएं धनंजय आराम से पार कर लेगा। वही देव, धनंजय, टाइगर तीनों ही एक बड़े से बंगले के बाहर खड़े थे। वह बांग्ला बाहर से बहुत पुराना लग रहा था। पुराना क्या, वह तो पूरा खंडहर था और इतने बड़े बंगले में धरा को ढूंढना सच में बहुत बड़ा टास्क था। देव को आज सच में अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने जादू को छोटी मोटी चीजों के लिए इस्तेमाल क्यों किया। तीनों ही बंगले के अंदर चले गए। तीनों ही उस बंगले में धरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन तीनों में से किसी को भी धरा मिल नहीं रही थी। वह बांग्ला इतना बड़ा था कि तीनों को ढूंढते ढूंढते आधा घंटा हो गया, लेकिन धरा वहां कहीं नहीं मिली। वही धनंजय की हालत इस वक्त बहुत बुरी हो गई थी। देव ने कभी भी धनंजय को ऐसे टूटते हुए नहीं देखा था। धनंजय तो अपना प्यार भी बहुत अकड़ कर प्रेजेंट करता था, लेकिन आज धनंजय की हालत देव से देखी अच्छी नहीं जा रही थी। देव ने अभी अभी अनिका को समझाया था। अनिका तो बहुत नाजुक दिल की थी, देव की बातें समझ भी गई, लेकिन धनंजय वह तो कठोर था, वह तो कभी भी देव की बातों को नहीं समझता। वही देव के दिल में भी कुछ अनहोनी होने की आशंका उत्पन्न हो रही थी। धनंजय को अब गुस्सा आ गया। वह उसे बंगले के हॉल के बीचों बीच खड़ा होकर चिल्लाकर बोला, अंडरस्को, संजीव बजाज अपने बाप की औलाद है, तो सामने आ देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तूने मुझे 2 घंटे दिए थे ना, मैं तुझे 2 मिनट भी नहीं दूंगा। लेकिन पलटकर कोई आवाज नहीं आई। धनंजय ने फिर कहा, अंडरस्को, संजीव बजाज कायरों की तरह छुपाकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। देख, मैं तेरे सामने तेरे घर में खड़ा हूँ, बता मेरी धरा कहाँ है। क्या हुआ? संजीव बजाज डर गया। एक लड़की की आड़ में खड़ा होकर खुद को मर्द कहता है, हिम्मत है तो सामने आकर लड़, फिर देख धनंजय दीवान तेरा क्या करता है। कुछ देर और ललकारने के बाद फाइनली संजीव बजाज धनंजय के सामने आया। संजीव ने एक हाथ में गन पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में धरा की बाजू। वही धरा के होठों से खून आ रहा था, जिसे देखकर धनंजय की बोए तन गई। वही धरा अपनी नम आंखों से धनंजय को देख रही थी, जैसा कहना चाहती हो, अंडरस्को, प्लीज मुझे इस राक्षस से बचा लो। संजीव धरा को खींचता हुआ हॉल में ले आया। धनंजय गुस्से में संजीव की ओर बढ़ने लगा और तभी उस हाल में अनगिनत बाउंसर आ गए। संजीव ने कहा, अंडरस्को, धनंजय तुम्हारी सबसे बड़ी गलती कि तुमने इस लड़की को प्यार किया। जरा देखो, इस लड़की को प्यार करने की वजह से तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते। बस तुम 3 जने यहाँ आ गए, ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास तो पूरी फोर्स है। तुम लोगों को मारने में मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन खून खराबा करना मेरी फितरत में नहीं है। मुझे तो बस ही हुस्न की मालिका चाहिए, जिसे तुम मुझसे छीनना चाहते हो। बचपन से लेकर आज तक इस लड़की को पाने की ही तो इच्छा थी, और इस लड़की देखो जैसे ही बड़ी हुई मुझसे दूर भाग गई। धनंजय समझ चुका था कि संजीव बजाज वही आदमी है जिसने बचपन से अब तक धरा को टॉर्चर किया है। वही धरा के मुंह से बस एक शब्द निकला, अंडरस्को, दोस्त मुझे बचा लो।
धनंजय ने जैसे ही अपने लिए दोस्त सुना उसकी दिल की धड़कनें और ज्यादा धड़कने लगी। वह तो कब से ये शब्द को सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था धरा के मुंह से दोस्त सुनेगा और इस कंडीशन में सुनेगा।